Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. Today we will start with new chapter, that is chapter number 7, pipeline and vector processing. Students, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमको जो कंप्यूटर की स्पीड है वो काफ़ी हाई होए ताकि हम एक साथ बहुत सारे प्रोसेस कर सकें। ठीक है, हम आजकल मल्टीटास्किंग करते हैं। एक ही साथ में हम वीडियो प्ले कर रहे होंगे, साथ में गेम भी खेल रहे होंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो लैग आता है वो कम से कम हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग पावर को फास्ट करने के लिए एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से जो टोटल टाइम चाहिए होता है एक ऑपरेशन को ख़त्म करने में वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। To fulfill increasing demands for higher performance, it is necessary to process concurrently to achieve better throughput instead of processing each instruction sequentially as in conventional computer. तो हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स थे उसमें क्या होता था, जो भी इंस्ट्रक्शन तो होते थे उसको हम सिक्वेंशियली प्रोसेस करते थे। एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता था, फिर वो कंप्लीट होता था, उसके बाद ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाते थे। ठीक है, इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो जाती थी। प्रोसेसिंग डेटा कॉन्करेंटली इज नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, एक टाइम पे हम मल्टीपल डेटा को प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। There are two basic ways by which we can achieve parallelism. They are multiple functional units and multiple processors. Okay? जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है वो अचीव करने के लिए हमारे पास मेनली दो मेथड्स होती है। या तो मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स यूज़ करो या तो प्रोसेसर ही मल्टीपल यूज़ करो जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा। मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स system may have two or more ALUs so that they can execute two or more instructions at same time. अगर हम एक प्रोसेसर में मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स यूज़ करेंगे, जैसे मल्टीपल ALU होता है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा अलग अलग पार्ट में इंडिपेंडेंट फंक्शनल बॉक्स में, तो उससे होगा क्या कि एक ही टाइम पे मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहा हूँगा, साइमल्टेनियसली लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा हूँगा, और उसी मोमेंट पे मैं शिफ्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा हूँगा इंडिपेंडेंटली। तो मेरा जो ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम होगा वो घट जाएगा। और दूसरी मेथड है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स यूज़ करो, मल्टीपल प्रोसेसर्स। सिस्टम में हैव टू और मोर प्रोसेसर ऑपरेटिंग कॉन्करेंटली। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर में क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। वी नो दैट अर्लियर processors had only one arithmetic and logic unit in its CPU. Furthermore, the ALU could only perform one function at a time, resulting quite slow process for executing a long sequence of arithmetic and logical instructions. Okay? पुराने कंप्यूटर्स होते थे कि प्रोसेसर में सिर्फ एक ही ALU होता था और वो भी डेटा सिक्वेंशियली प्रोसेस करता था जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगता था हमको। Nowadays, processors are available with multiple functional units. These multiple functional units are used to execute functions of ALU which can be distributed and operate in parallel. This parallel execution increases the speed of process. Okay? अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो ALU होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ALU के अलग अलग जो फंक्शंस होते थे उनको हम सेपरेट फंक्शनल ब्लॉक से डेडिकेट कर देते थे। इसकी वजह से होता क्या है कि हर एक फंक्शनल ब्लॉक अपना इंडिपेंडेंट काम करेगा।
इसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाती है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। Figure shows one typical way of separating execution unit into 8 functional units. These functional units can be operated in parallel to achieve faster execution time. All the functional units are independent of each other, so two operands can be added while third is being shifted or incremented and so on. ठीक है, अब फिगर में आप देख सकते हैं एक जो टिपिकल प्रोसेसर होता था उसमें हमने क्या किया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। जो सिंपल एक सिंगल एएलयू होता था उसकी जगह हमने 8 अलग अलग फंक्शनल यूनिट बना दी है। जैसे सबसे पहले एडर और सब्ट्रैक्टर यूनिट है, फिर इंक्रीमेंटर यूनिट है, फिर इंटीजर मल्टीप्लाई है, लॉजिक यूनिट है, शिफ्ट यूनिट है। तो होगा क्या, सपोज आपके पास एक बड़ा सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब एक इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन में ऐसा भी हो सकता है एडिशन हो रहा होगा, इंक्रीमेंट हो रहा होगा, कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, एंडिंग हो रही होगी, ऑरिंग हो रही होगी, डेटा को शिफ्ट भी करना होगा। में क्या होगा, डेटा वन बाय वन सिक्वेंशियली हम प्रोसेस नहीं करेंगे। जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं उनको वो आइडेंटिफाई करेगा और सबको एक टाइम पे ही प्रोसेस करवा देगा, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग टाइम हो जाएगा वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा। थियोरेटिकली तो इसको डिवाइड बाय 8 होना चाहिए क्योंकि ये 8 अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। फिर जो रिजल्ट इसका जनरेट होगा वो प्रोसेसर के रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा और उसका कम्युनिकेशन मेमोरी और प्रोसेसर के रजिस्टर के साथ होता रहेगा जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये था हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं, या तो प्रोसेसर के अंदर जो एएलयू होता है को मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड कर दो, या तो मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ करो ताकि प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्ट्रीम। तो हमारा कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं उनका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो टिपिकली बनी होती है। सबसे पहले वो जो इंस्ट्रक्शन और डेटा ऑपरेंड्स होते हैं उसको मेन मेमोरी से फैच करता है। फिर जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको डिकोड करता है जिससे हमको ऑपकोड या ऑपरेशन कोड मिलता है। उसके बाद ऑपकोड के हिसाब से डेटा पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा तो एक रिज़ल्ट जनरेट होगा, वो रिज़ल्ट को वो मेमोरी में स्टोर करवा देता है। तो अब ऊपर से हम देखेंगे तो मेमोरी में से जो डेटा आ रहा होगा इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन का, तो उसको हम इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बोलेंगे। सिमिलरली मेमोरी से जो डेटा आ रहा होगा इन फॉर्म ऑफ रॉ डेटा ऑपरेंड, ठीक है, वो मेमोरी से प्रोसेसर में जा रहा होगा। जो रिजल्ट जनरेट होगा वो प्रोसेसर से मेमोरी में जाएगा। तो उस डेटा के को हम एज अ स्ट्रीम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगी और डेटा स्ट्रीम होगी। फिगर में आप देख सकते हैं एक प्रोसेसर है जो मेमोरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन हम फैच करते हैं उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, जो इंडिकेट कर रही है कि ये हमारा इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है मेमोरी से जा रहा है प्रोसेसर में। और उसी तरह जो डेटा के लिए होता है उसको डेटा स्ट्रीम बोलते हैं। ये बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब मेमोरी से डेटा प्रोसेसर में आता है और प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम होती है। अब नेक्स्ट है फ्लिंस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। एक रिसर्चर था फ्लिंस नाम का, उसने कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया कि कितनी स्ट्रीम्स हैं उसके बेसिस पे। जैसे इस फिगर में हमारा एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है और एक डेटा स्ट्रीम है, वैसे ही उसने क्लासिफाई किया कि कितनी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगी और कितना डेटा स्ट्रीम होगा, उस हिसाब से कंप्यूटर को क्लासिफाई कर दिया। इसमें 4 मेन टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, ठीक है।
इसको हम शॉर्ट में SIST कंप्यूटर्स बोलते हैं। फिर दूसरा है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, इसको शॉर्ट में SIMD बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, और लास्ट में है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। हमारी स्ट्रीम्स बन रही है इंस्ट्रक्शन की और डेटा की, उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन हो रहा है। अगर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगी और साथ में एक ही डेटा स्ट्रीम होगी तो उसको हम बोलेंगे सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम कंप्यूटर्स। ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल होगी और डेटा स्ट्रीम मल्टीपल्स होगी तो उसको SIMD कंप्यूटर्स बोलेंगे, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। सिमिलरली अगर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स हमारी मल्टीपल होगी और डेटा स्ट्रीम सिंगल होगी तो उसको हम ऐसा क्लासीफाई करेंगे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। और लास्ट में अगर दोनों स्ट्रीम्स बहुत सारी होंगी, एक से ज़्यादा होगी, उसको हम क्लासीफाई करेंगे एज अ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। अब हम सबसे पहला टाइप देखेंगे जो है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम। जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते थे जिनमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता था और उस प्रोसेसर के अंदर सिर्फ सिंगल अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता था, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। उसमें कंट्रोल यूनिट भी एक होगी और हमारा जो डेटा स्ट्रीम होगा वो भी एक रहेगा, इसलिए इसको हम सिक्वेंशियल कंप्यूटर्स भी बोलते थे। जो भी इंस्ट्रक्शंस होते थे वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते थे, यानी एक मोमेंट पे सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता था। ये है हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम कंप्यूटर्स। आप फिगर में ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम कंप्यूटर का। सेंटर में एक सिंगल प्रोसेसर यूनिट है, ठीक है, उसके साथ मेमोरी मॉड्यूल कनेक्टेड है और कंट्रोलिंग एक सिंगल ही यूनिट करेगी। एक डेटा स्ट्रीम है जो बाई डायरेक्शनल है और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है जो यूनिडायरेक्शन है। नेक्स्ट है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। दिस कैटेगरी करस्पॉन्ड्स टू अरे प्रोसेसर्स। ठीक है। जो अरे प्रोसेसर्स होते हैं वो SIMD कैटेगरी के कंप्यूटर्स होते हैं। दे हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड वन कंट्रोल यूनिट। ठीक है। जो SIMD प्रोसेसर्स होते हैं उनमें एक ही कंट्रोल यूनिट होगी और मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स होगी। Here all processing elements receive same instruction from control unit but operate on different data sets from distinct data streams. ठीक है। SIMD टाइप होते हैं उनमें कंट्रोल यूनिट सेम सिग्नल भेजेगा हर एक फंक्शनल ब्लॉक को, मगर उसमें जो डेटा जो जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। आप फिगर में ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं एक SIMD कंप्यूटर का। कंट्रोलिंग यूनिट सिर्फ एक रहती है और जो प्रोसेसर यूनिट होती है वो मल्टीपल्स होती हैं, जिनकी वजह से हम एक ही मोमेंट पे मल्टीपल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, MISD। Not many parallel processors fit well into this category. In MISD, there are n processor units, each receiving distinct instruction operating over the same data stream and its derivatives. Okay? ये बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि में जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल होती है मगर डेटा स्ट्रीम एक ही होगी। ठीक है।
इसकी वजह से जो प्रोसेसिंग पावर होता है उसका वेस्टेज होता है, इसलिए हम इसको यूजेज में नहीं रखते हैं. The results of one processor become the input of next processor in the micropipe. Fault-tolerant computers where several processing units process the same data using different programs belong to MISD class. Results of such apparently redundant computations can be compared and used to detect and eliminate faulty results. ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक यूसेज होता है, क्योंकि हम डेटा तो एक ही यूज़ कर रहे होते हैं मगर उस पर ऑपरेशन अलग अलग प्रोसेसर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं. फिगर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम एक MISD कंप्यूटर का. ठीक है, इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कंट्रोलिंग यूनिट्स हैं. ठीक है, इधर एन दी हुई यानी एन कंट्रोल यूनिट्स हैं और प्रोसेसर यूनिट्स भी काफ़ी हैं, मगर जो डेटा हम जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो एक ही डेटा स्ट्रीम रहेगी, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम. और लास्ट जो लास्ट कैटेगरी होती है वो है MIMD कंप्यूटर्स, दैट इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स. मोस्ट मल्टीप्रोसेसर computers falls this category. In MIMD computers, there are several processors having ability to execute several instructions simultaneously. Okay? ये भी मल्टी प्रोसेसर टाइप कंप्यूटर्स होते हैं, वो सारे MIMD टाइप के कंप्यूटर. इनके अंदर सेवरल प्रोसेसर्स होते हैं जो एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकती हैं. ठीक है, के अंदर मल्टीपल कंट्रोल यूनिट होगी, साथ ही साथ जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स होगी वो भी एक से ज़्यादा होगी और डेटा स्ट्रीम्स भी मल्टीपल होगी. इसकी वजह से एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा डेटा सेट पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है. ठीक है, आपने फ्लेंस क्लासिफिकेशन में टोटल 4 तरह के से देखे. तो पहला था जिसमें सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम थी और डेटा स्ट्रीम भी एक ही थी, की वजह से उसका नाम पड़ा सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम कंप्यूटर्स. दूसरा क्लासिफिकेशन में क्या था, जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम थी वो एक थी मगर जो डेटा स्ट्रीम थी वो मल्टीपल थी, वैसे उसका नाम था सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम कंप्यूटर्स. थर्ड में क्या होगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगी और डेटा स्ट्रीम सिंगल होगा. ऐसी कन्फिग्रेशन काफ़ी रेयर होती है और उसका नाम हो जाएगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम कंप्यूटर्स. और लास्ट में आता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम. के अंदर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम्स मल्टीपल होंगी यानी एक से ज़्यादा होंगी. अब नेक्स्ट टॉपिक है पाइपलाइन प्रोसेसिंग. हम पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक देखते थे की मदद से हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती थी. उसमें सबसे पहली टेक्निक है पाइपलाइन प्रोसेसिंग. The term pipelining refers to the temporal overlapping of processing. ठीक है, पाइपलाइनिंग में क्या होता है, जो पूरा हमारी प्रोसेस होती है उसको हम ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से जो एक इनपुट आता है वो का जो आउटपुट निकलेगा वो दूसरे ब्लॉक का इनपुट की तरह बिहेव करेगा. Concept of pipeline processing in a computer is similar to assembly lines in industrial plant. अगर हम कंपेयर करें, जो पाइपलाइन प्रोसेसिंग होती है वो इंडस्ट्रियल प्लांट की असेंबली लाइन की तरह होती है. Pipelines are nothing more than assembly lines in computing. It can be used either for instruction processing or, in a more general sense, for performing any complex operation. असेंबली लाइन क्या होता है, जो इंडस्ट्री क्या होता है, हर एक हम एक बड़े प्रोसेस को सब डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टास्क में और हर एक टीम एक स्पेसिफिक टास्क की परफॉर्म कर रही होती है. इसकी वजह से क्या होता है, इनपुट में जो कुछ भी प्रोसेस या डेटा आता है, ठीक है, हर एक टीम अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उस पर
ऑपरेशन परफॉर्म करती है और आगे वाली टीम को पास ऑन कर देती है। इसकी वजह से जो टाइम कंज्यूम हो रहा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो पाइपलाइनिंग में सिमिलरली ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, पूरे इंस्ट्रक्शन को सब डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टास्क को, और हर एक टास्क के लिए एक सेपरेट स्टेज बना देते हैं, और उस स्टेज में सिर्फ एक ही काम होगा। तो ऐसे क्या होगा, प्रोसेसर को कोई दूसरा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। वो इंस्ट्रक्शन हमेशा फिक्स्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही डेटा आएगा वो तुरंत ऑपरेशन परफॉर्म करके जो आउटपुट जनरेट होगा वो दूसरे ब्लॉक को पास ऑन करते जाएगा। तो ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम घट जाएगी। टू अचीव पाइपलाइनिंग, one must subdivide the input task or process into a sequence of subtasks, each of which can be executed by a specialized hardware stage that operates concurrently with other stages in the pipeline. Concurrent execution of subtasks lead to the tremendous improvement of system throughput in modern digital computer. ठीक है, इसको अब हम ब्लॉक डायग्राम की तरह से समझेंगे कि आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटा पे। ठीक है, प्रोसेसर हमारा एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो हमारे पास डेटा ऑपरेंड होगा वो एज अ इनपुट आएगा। हम पहले से ही पूरे इंस्ट्रक्शन को सब डिवाइड करेंगे अलग अलग स्टेजेस में। ठीक है, और हर एक स्टेज का एक स्पेसिफिक टास्क होगा, वो सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करेगा, उसके सिवा कोई दूसरा टास्क नहीं परफॉर्म करेगा। सपोज जैसे आपके पास एक प्रोग्राम है जो दो नंबर को ऐड करके बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन कर देता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेज में रखेंगे कि जो जिस डेटा पे हमको एडिशन परफॉर्म करना है उसको रजिस्टर में स्टोर करवाना, वो स्टेज 1 कर देंगे। स्टेज 2 को बोल दूंगा कि जो दो डेटा मैंने लिया है उसका एडिशन परफॉर्म करो, और जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसको एक रजिस्टर में स्टोर करो। ठीक है, और स्टेज 3 में उसको उसी के साथ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ताकि उसका जो भी प्रोसेस करना हो। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग स्टेजेस डिवाइड कर देंगे ताकि जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो सके और ओवरऑल टाइम कम हो जाए। ठीक है, तो हम एक फिर से एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक, के अंदर दो नंबर का पहले एडिशन करना है, फिर जो रिजल्ट जनरेट हो पहले दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो उनका रिजल्ट जनरेट हो उसको ऐड करना हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दूंगा। पहले स्टेज में मैं क्या करूँगा, जो मेरे को चार डेटा ऑपरेंड चाहिए होंगे को मैं अलग अलग रजिस्टर्स में स्टोर कर दूंगा। फिगर में आप देख सकते हैं जो पहला ऑपरेंड ए आई है को स्टेज 1 में मैंने R1 रजिस्टर में स्टोर किया। दूसरा ऑपरेंड जो बी आई से डिनोट कर रहे हैं उसको मैंने R2 में स्टोर किया। तीसरा ऑपरेंड को मैंने R3 में स्टोर किया। चौथे ऑपरेंड को R4 रजिस्टर में स्टोर कर दिया। ये हमारा स्टेज 1 बन जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं जो डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक, स्टेज 2 को मैं लॉजिक दे दूंगा कि जो तुमने रजिस्टर में डेटा स्टोर किया है को मल्टीप्लाई करो, और जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसको रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दो। हमेशा वो यही प्रोसेस परफॉर्म करेगा। R1 R2 को उसने मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो R5 के अंदर स्टोर कर दिया। सिमिलरली जो दूसरे दो ऑपरेंड थे R3 और R4 उसका मल्टीप्लिकेशन किया और रिजल्ट R6 में स्टोर करवा दिया। फिर लास्ट स्टेज में क्या करेंगे, हम जो दो इंडिविजुअल रिजल्ट जनरेट हुए हैं उसको हमने ऐड करके R7 में स्टोर करवा दिया। इसकी वजह से होगा क्या, जब भी डेटा डालेंगे प्रोसेसर में तो वो हर एक स्टेप बार बार नहीं परफॉर्म करेगा, उसकी जगह एक स्टेज में वो एक ही टास्क परफॉर्म कर देगा, और जैसे ही डेटा जनरेट होगा वो नेक्स्ट स्टेज को पास ऑन करते जाएगा। ठीक है, ये एक टिपिकल एग्जाम था पाइपलाइनिंग ऑफ प्रोसेस की। फिर जो हमारी पाइपलाइन प्रोसेसिंग होती है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एसिंक्रोनस पाइपलाइनिंग एंड सिंक्रोनस पाइपलाइनिंग। एसिंक्रोनस पाइपलाइन मॉडल,
जो एसिंक्रोनस पाइपलाइन मॉडल होते हैं उसमें जो डेटा फ्लो होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज, वो कंट्रोल्ड होता है हैंड शेकिंग मैकेनिज्म से। अब हैंड शेकिंग मैकेनिज्म क्या होता है? एक तो करंट स्टेज जब डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, फिर जो रिजल्ट जनरेट होता है उसके बाद जो वो स्टेज होगा, एक रेडी सिग्नल भेजेगा उसके नेक्स्ट वाले स्टेज को, जो बताएगा आगे वाले स्टेज को कि मेरे पास रिजल्ट तैयार है जो तुम्हारा डेट इनपुट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो वो डेटा लेने के लिए तैयार हो जाओ। रेडी सिग्नल भेजने के बाद ही जो हमारा स्टेज है वो डेटा नेक्स्ट स्टेज को पास ऑन कर देगा। जब तो नेक्स्ट वाला स्टेज डेटा को पूरा तरीके से उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद वो एक एक्नॉलेज सिग्नल प्रीवियस वाले स्टेज को भेजेगा, जो फीडबैक देगा पुराने वाले स्टेज को कि मेरे पे जो तुमने डेटा भेजा कम्प्लीटली आ गया है मेरे पास, अब तुम नेक्स्ट चाहो तो नेक्स्ट डेटा मेरे को भेज सकते हो। ठीक है, जो एसिंक्रोनस मॉडल होता है वो काफ़ी रिलायबल होता है, क्योंकि इसमें दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो डेटा में एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मगर का एक डिसएडवांटेज होता है कि जो रेडी सिग्नल और एक्नॉलेज सिग्नल का वेट करना पड़ता है दोनों स्टेजेस को, जिसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, की वजह से इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हम एसिंक्रोनस पाइपलाइनिंग तब यूज़ करते हैं जहां हमको रिलायबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कंपेयर टू स्पीड। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं एक एसिंक्रोनस पाइपलाइन मॉडल है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, डेट जो इनपुट डेटा है वो सबसे पहले वाले स्टेज में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कुछ उसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो फिक्स्ड रहेगा, हमेशा स्टेज वन में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर जैसे ही स्टेज वन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो स्टेज टू को रेडी सिग्नल भेजेगा कि बोलेगा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं डेटा भेजूंगा। फिर वो डेटा सेंड करेगा स्टेज टू को। जैसे ही पूरा डेटा सेंड हो जाएगा एस टू को, एस टू एक एक्नॉलेज सिग्नल वापस भेजेगा एस वन को कि मेरे पास पूरा डेटा आ गया है। जब तक एक्नॉलेज सिग्नल नहीं आता है एस वन दूसरा डेटा उसको कभी नहीं भेजेगा। इसलिए हमारा एसिंक्रोनस मॉडल काफ़ी रिलायबल होता है, और ये प्रोसेस पूरी रिपीट होती हो जाएगी लास्ट स्टेज तक, और लास्ट स्टेज के बाद हमको एक फाइनल डेटा एज अ आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल है सिंक्रोनाइज पाइपलाइन मॉडल। जो सिंक्रोनाइज पाइपलाइन मॉडल होती है उसमें जो भी रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर डेटा होल्ड होगा वो कंट्रोल्ड होता है एक कॉमन क्लॉक सिग्नल से। तो में होगा क्या, जैसे ही क्लॉक का जो फॉलिंग एज आएगा जो आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे ही फॉलिंग एज आएगा जो रजिस्टर के अंदर डेटा है वो पास ऑन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज को। ठीक है, फिर उसके पास एक पूरी एक साइकिल रहेगी जिसके अंदर उसको पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस स्टेज का। फिर जैसे ही नेक्स्ट साइकिल का फॉलिंग एज आएगा तो डेटा वापस नेक्स्ट स्टेज को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारा जो सिंक्रोनस पाइपलाइन मॉडल होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि हम हर एक फॉल्स सिग्नल के साथ डेटा को आगे भेजते जाते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, डेटा में एरर आने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हो एक सिंक्रोनाइज पाइपलाइन मॉडल है। ठीक है, डेटा इनपुट दे रहे हैं हम रजिस्टर को, वो एक क्लॉक सिग्नल से कनेक्टेड है। फिर जैसे ही क्लॉक का फॉलिंग एज आएगा तो ये इस रजिस्टर में जो डेटा होगा वो S1 में चला जाएगा, और सेकंड रजिस्टर में जो डेटा है वो S2 में चला जाएगा। ऐसे ही सारे रजिस्टर से डेटा अलग अलग स्टेज में जाएंगे। फिर हर एक स्टेज में एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिस वजह से रिजल्ट जनरेट होगा, और नेक्स्ट साइकिल की जो फॉलिंग एज आएगी उसके बाद वापस रजिस्टर से दूसरे स्टेज में पास ऑन होता जाएगा, और एंड में मेरे को एक फुल्ली फाइनल डेटा आउटपुट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा एसिंक्रोनस मॉडल और सिंक्रोनस मॉडल। सिंक्रोनस मॉडल की स्पीड ज़्यादा होती कंपेयर टू एसिंक्रोनस मॉडल, मगर एसिंक्रोनस मॉडल काफ़ी रिलायबल होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।